सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ज़ुल्करनैन हैं और आज एक ख़ुसूसी नशिस्त है हमारी JUIF के रहनुमा जो PDM के तर्जुमान भी हैं, जनाब हाफ़िज़ हम्दुल्ला साहब। बड़ा नोन नाम है और सियासी मामलात में एक बिल्कुल जो खुलकर बात करते हैं। अब क्योंकि ये हुकूमत जो है 1 महीने में इसकी जो मुद्दत है, नेचुरल जो मुद्दत है वो ख़त्म होने जा रही है। बहुत सारे सवालात हैं इलेक्शंस के हवाले से, निगरानों के हवाले से, फिर कुछ आइनी तरामीम भी हो रही हैं। तो हमने सोचा कि आज हम्दुल्ला साहब से बात करते हैं, तो हो सकता है बहुत सारी बातों का हमें जवाब मिल जाए। हम्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। सबसे पहले तो आप कोयटा में हैं, ईद मनाने के लिए गए थे, तो आप बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरी वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, बहुत ज़बरदस्त खैरियत से गुजरी। और बलूचिस्तान आपको पता है इस्लामाबाद से काफ़ी दूर भी है, फासले के एतबार से, और नज़रों से भी दूर है, सियासी एतबार से, इंतज़ामी एतबार से। तो एक पसमानदा सुबह है जिसके लिए हम चीखते भी हैं, रोते भी हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी बलूचिस्तान के ज़ख्मों पे मरहम नहीं रखा। बस रहते हैं बलूचिस्तान में इस पसमानदा सुबह में, इसकी तरक्की के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा हम्दुल्ला साहब, अब PDM की हुकूमत 1 महीने के बाद उसकी जो नेचुरल मुद्दत है, क्योंकि असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इस वक्त जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है, एक तासुर PTI के जो लोग हैं उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं कि PDM की जमातें बजाय इसके सियासी मैदान में हमारा मुकाबला करें, मुख्तलिफ जो कवानीन हैं, मुख्तलिफ मुकदमात हैं, उनका बहाना बनाकर हमें सियासी मैदान से बाहर करने की कोशिश कर रही हैं। क्या ये क्रिटिसिज्म या ये उनकी बात दुरुस्त है कि आप इलेक्शन के मैदान में मुकाबला नहीं करना चाहते PTI का? देखिए समी इब्राहिम साहब, बात यह है कि आप किस PTI की बात करते हैं। जिस PTI की कप्तान चेयरमैन हुआ करता था वो PTI तो आज है नहीं। वो तो या परवेज़ खट्टक की सूरत में एक अलग शक्ल में नज़र आ रही है, या जहांगीर तरीन अलीम ख़ान इस्तेकाम पार्टी की सूरत में दिखाई दे रहा है, या कराची में आप देखें कहाँ गए वो उनके टाइगर, वो लेके रहेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, पता नहीं मरेंगे, गोली खाएंगे, लेकिन PTI छोड़ेंगे नहीं। बताइए वो कहाँ है, वो फर्स्ट लाइन के, फ्रंट लाइन के जो लश्कर और टाइगर थे। तो लिहाजा आप मेहरबानी करके PTI मेरे ख़्याल में अभी वो अमली तौर पर मौजूद नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि PDM में शामिल जमातें या हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें इज्तिमाई सूरत में हो या अलग शक्ल में हो, उन्होंने कभी भी माजी की PTI से खौफ नहीं खाई है। इसलिए मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, कराची का भी और खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी, वफाक में PTI की हुकूमत थी, सरकारी वसाइल, मशीनरी, पैसे, डेवलपमेंट, तरक्याती स्कीमें, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हमने PTI का सफाया किया बल्दियाती इलेक्शन में। अभी बल्दियाती इलेक्शन बलूचिस्तान में हुए, एक कौंसलर नमूने के तौर पर PTI न जीत सके, और कराची आपके सामने PTI की जोबन थी। कराची बल्दियाती इलेक्शन में PTI डूब गई।
लेकिन आखिरी जो फातिहा था वो अली जैदी और इमरान इस्माइल ने पढ़ के सुनाया। आप किस पीटीआई की बात करते हैं? अब आते हैं इलेक्शन के हवाले से। पीडीएम ने नुकसान उठाया 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक हुकूमत में होते हुए सियासी हवाले से हमने नुकसान उठाया है, लेकिन ये वो नुकसान हमने उठाया पाकिस्तान के लिए, ये नुकसान हमने उठाया रियासत के लिए, रियासत की माशी इस्तेहकाम के लिए। इस पर हमें कोई अफसोस नहीं है। जब पीटीआई की जोबन थी और हथौड़ा भी उनके साथ था, डंडा भी उनके साथ था, इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ दे रहा था और मीडिया की अक्सर जो दोस्त थे वो भी उनको फेवर करता रहा। लेकिन उस वक्त भी 2018 के इलेक्शन में न पंजाब में पीटीआई को अक्सरियत मिली, न वफाक में अक्सरियत मिली, इसीलिए जहांगीर तरीन का जहाज़ इस्तेमाल हुआ, इलेक्टेबल को साथ मिलाया और उन लोगों को, उन पार्टियों को साथ मिलाया जिसको इस्टेब्लिशमेंट की परवरदा पार्टियाँ कहा जाता है। वो पार्टियाँ जिसको इमरान खान PMLQ के जो चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करता था, शेख रशीद अकलौता अवामी लीग की, उसको भी ज़रूरत पड़ी, उनको भी साथ मिलाया जो चपड़ासी रखने के लिए भी तैयार नहीं था। MQM के बारे में वो फासिस्ट दहशतगर्द के अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, इलेक्टेबल के बारे में वो क्या कहा करते थे। इन बेसाखियों की बुनियाद पर उनकी हुकूमत बनी और पुष्पनाई हासिल थी जनरल फैज़ की और जनरल बाजवा की। अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने अपने पाँवों पे ख़ुद कुल्हाड़ी मारी, बिलखुसूस सानिया 9 मई के बाद वो तितर बितर हो गई। अब पीडीएम क्यों डरेगी उनसे? ये जो कुछ उनके साथ हो रहा है तोशाखाना में हो रहा है, फार्म फंडिंग में हो रहा है, सानिया 9 मई में उनके साथ हो रहा है, ये इनकी अपनी करतूत है। इनमें से एक भी पीडीएम की वजह से नहीं है। ये तमाम केसेस इनकी अपनी करतूत और अपना शिया किरदार। जी जी, हम्दुल्ला साहब बड़ी तफसील से आप इसका जवाब दिया और हमने सुना भी। लेकिन एक चीज़ जो मैं चाहूँगा जिस पर आप अगर कमेंट कर दें, अगर पीडीएम पीटीआई से खौफज़दा नहीं है और आपकी जो गुफ्तगू है उससे ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई अनपॉपुलर किस्म की चीज़ है जो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो जिस अंदाज़ में लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, जिस तरह उनको पकड़ा गया, जो जेल में जाता था जब वो आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो उसकी माफ़ी हो जाती थी। कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो अदालत से ज़मानत करा के आते थे तो फिर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता था और घरों में जाके जिस तरह पुलिस ने लोगों को मारा पीटा, उनकी ख़वातीन के साथ सब कुछ हुआ। तो एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, आप उन तमाम चीज़ों को इंडोर्स करते हैं, आप अप्रूव करते हैं उसको? आपका ख्याल है ये ठीक हुआ जो हुआ? देखिए समी इब्राहिम साहब, बात ये इसका पस मंज़र आपको देखना होगा। जो लोग पकड़े गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो छोड़ गए, इस सिलसिले में मेरी राय है अगर वो गुनाहगार थे तो फिर क्यों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया? अगर वो गुनाहगार नहीं थे तो फिर गिरफ़्तार क्यों किए गए? लेकिन ये वाज़ेह है कि वो इस पूरी प्लानिंग में शरीक थे, इनके सबूत मौजूद हैं। अगर फ़र्ज़ करें वो गुनाहगार नहीं थे तो उन्होंने पीटीआई क्यों छोड़ी? जेल में रहते हैं ना। अगर मरियम नवाज़ 1.5 साल जेल में रह सकती है, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद, सलमान, खाकान अब्बासी, परियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, कितने लोग हैं? एक लंबी फहरिस्त है। ये जो जिहाद के नाम पे उन्होंने जो बर्बरियत कायम की थी, हिटलर की जो हुकूमत उन्होंने मुसल्लत थी मुल्क पर, तो ये भी जेल में रहते थे। तो 3 दिन के बाद उन्होंने अपने नाक के ज़रिए लकीर क्यों खींची? कुर्बानी देते। अगर वो गुनाहगार नहीं थे इसका मतलब ये है कि अंदर ज़रूर कुछ है। लेकिन ये सवाल हमारा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए था।
तो वो तो पीडीएम ने किया ना माफ उन्हें अहमदुल्ला साहब, वो तो लोगों की जमानतें हो गई, उनको छोड़ दिया गया और वो उनके साथ बिल्कुल जिसने शकूक व शुबहात फिर उभारे कि शायद इनकी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये जो सेपरेट हो रहे हैं अपने आप को, ये दबाव की वजह से कर रहे हैं और ये शायद जो इनके साथ सलूक होता है उसकी वजह से कर रहे हैं। नहीं, देखिए समी इब्राहिम साहब, ये बुनियादी तौर पर सियासी वर्कर नहीं थे, ये सियासी लोग नहीं थे। अलबत्ता ये सियासी लोगों के नाम पर सियासी लोटे हो सकते हैं, ये सियासी लोग नहीं थे। सियासी लोग जेल भी बर्दाश्त करते हैं, सौबतें भी बर्दाश्त करते हैं, वो जेलों में रहते हैं साल साल। वो तो नेल्सन मंडेला के मिसालें देते थे, वो तो खुमैनी की मिसालें देते थे, तो ना खुमैनी साबित हुआ, न माओ ज़ेतुंग साबित हुआ, न नेल्सन मंडेला साबित हुआ। पता नहीं है, ये एक नई अजूबा सामने आया। जहाँ तक अदालतें ज़मानतें देती हैं तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए, अगर कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत पे हमला होता है तो हमलावरों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है और हमले को दहशतगर्दी और सज़ा गोलियों से दी जाती है, गोलियों से। लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो हमला आवर थे GHQ पे, सानिया नौमी में जो सूरत हाल है, लाहौर में जिना हाउस पे वगैरह वगैरह, आज महफूज है वो। आज आपने ख़वातीन की बात की, यही बात PTI की चेयरमैन कहते हैं कि ख़वातीन पर तशद्दुद हो रही है। असल में मसला ख़वातीन का नहीं है, ख़वातीन ख़ुद मीडिया पे आए, उन्होंने कहा हम पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ है। उन्होंने ख़ुद कहा, उन्होंने एतराफ़ किया अदालत में, ये ख़वातीन की क्यों ये डाल के तौर पर ख़वातीन को इस्तेमाल करता रहा। आपको याद होगा जब ज़मान पार्क में पुलिस अदालत के हुक्म की तामील के लिए पुलिस गई तो वहाँ से पेट्रोल बम फेंके गए और वहाँ से गुलेल के ज़रिए उन पर पता नहीं क्या क्या ये लड़ाई थी। तकरीबन 60 के करीब पुलिस ज़ख्मी हो गए, अस्पताल पहुँचा दिया गया, दर्जनों गाड़ियाँ जला दी गई। तो ये ख़वातीन को भी इसमें इस्तेमाल किया गया। अगर करप्शन की नौबत आती है तो फरागोगी को इस्तेमाल किया, और जब नेब के चेयरमैन को वो ब्लैकमेल करके सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ उनसे फैसले करवाते थे तो तैयबगुल खातून को 45 दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखा गया, उसके ज़रिए नेब चेयरमैन को ब्लैकमेल करता रहा। तो ये चीज़ें आप ख़ुद देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि ख़वातीन को डाल बना के वो ख़वातीन को डाल बना के अपनी चोरी को छुपाना चाहते हैं और NRO चाहते हैं। ठीक है, आपका बड़ा तफसील से आपने ये भी इस पर भी बात की है। लेकिन मौलाना, हमने ये देखा कि जो PDM के जलसे थे, जो अपोजिशन के जलसे थे, जब PTI की गवर्नमेंट थी, तो अभी आप ये फरमा रहे हैं कि इदारों पर हमले हुए और जो सारे वाक़यात 9 मई के उसका हवाला देते हैं, गुफ्तगू का हवाला देते हैं, लेकिन जो नवाज़ शरीफ साहब की लैंग्वेज थी, जो मरीम नवाज़ साहबा की लैंग्वेज थी, इवन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की लैंग्वेज थी, ख़ुद आप भी बहुत खुलकर नाम ले लेकर आप तनकीद करते रहे हमारे इदारों पर, उनके उस वक्त जो हाजिर सर्विस लोग थे। तो सवाल ये है कि अगर एक ग्रुप करे तो वो जुर्म नहीं है, लेकिन अगर दूसरा ग्रुप उन्हीं इल्ज़ामात की जद में आए तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाए गद्दारी का, ये अप्रोच दुरुस्त है मौलाना? देखिए समी इब्राहिम साहब, जब हम अपोजिशन में थे, PDM की तहरीक चल रही थी, या उससे पहले जमीयत उलमा इस्लाम तनहा तहरीक चला रही थी, 25 जुलाई के नतीजे में जो रजीम मुसल्लत की गई PTI की सूरत में, जिसको हथौड़े, डंडे और दिगर चीज़ों की हथकड़े और डंडे, इनकी हिमायत हासिल थी, तो हमारे लिए पाकिस्तान की ज़मीन को जहन्नम बना दिया गया था। क्यों? क्या खाकाना बासी पे गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं लगाया गुजरांवाले के जलसे के बाद? और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म पे गद्दारी का पर्चा नहीं हुआ? यानी 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, एक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के गद्दारी के पर्चे हुए पंजाब में, और इसके अलावा कितने लोग गिरफ़्तार हुए। और ये भी आपको याद है कि साबिक़ा खातून अव्वल बेगम साहिबा
किसके साथ कॉल करती रही, कॉल फ़ोन पर बात करती रही कि इसको गद्दारी से लिंक कर दो, डायरेक्ट गद्दारी से लिंक कर दो। और आपने पीडीएम की तनकीद, हमने एक बात की, इसके अलावा और कोई बात नहीं। हाँ, नाम लिया होगा, लेकिन किसी को हमने मीर जाफ़र, मीर सादिक, चंगेज़ और न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, पता नहीं क्या क्या अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। हमने सिर्फ ये कहा कि 25-18 का इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन था। और ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई। पीटीआई की चेयरमैन को मुल्क पर बैसत वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, अपने आइनी पोजीशन पे जाना चाहिए। हम इससे आगे नहीं बढ़े। हाँ, जलसे में 1-2 जलसे में नाम लिया होगा, मैंने भी लिया होगा, लेकिन मुझे भी सज़ा मिली। मेरी शहरियत, मेरी नेशनलिटी कैंसिल की गई, मनसूख की गई इसी पादाश में, क्योंकि मैंने सिर्फ ये कहा कि यहाँ जमहूर और जमहूरियत होगी, पार्लियामेंट की बात होगी, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी होगी। यहाँ वोट की ताकत से या बंदूक की ताकत से हुकूमतें नहीं कायम की जा सकेगी और न चलेगी। ये बात हमने की, आइन की बात की, लेकिन कभी भी हमने किसी पर कत्ल का इल्ज़ाम नहीं लगाया, कभी भी हमने किसी को मीर जाफ़र नहीं कहा, कभी किसी को मीर सादिक नहीं कहा। ये जितनी भी केसेस इन लोगों पर है, ख्वाह शहबाज गिल पर हो, उनकी ज़बान आप देखें जो 15 मिनट किस चैनल पर वो क्या बोलता रहा। और इसी तरह कप्तान पर जो चेयरमैन पीटीआई है, उनको इन पर जो केसेस आज बन चुके हैं सानिहा 9 मई में या उससे पहले, वो किस किस पर, जब उनको जेएटी ने बुलाया कि आपने फ़लान आदमी का नाम ले कर के मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया है, कोई सबूत? उन्होंने कहा मेरे पास सबूत नहीं है। उन्होंने कहा आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। कहीं कभी रास्ते में मिला है? नहीं मिला। तो आपने किस ज़ाविये से, किस इल्म के नतीजे में आपने ये इल्ज़ाम लगाया? मुझे पता नहीं है। वही 25 पंक्चर व 35 पंक्चर वाली बात हो गई। देखिए, पीडीएम की हुकूमत में और पीटीआई की हुकूमत में, इस केसेस में और उन केसेस में बहुत बड़ा फर्क। ठीक है मौलाना, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, माफी चाह। मैं जब वापस आते हैं तो फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। और जुल्करनैन है मेरे साथ, इन्होंने भी एक सवाल करना है आपसे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब हाफिज़ हम्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं और सियासत पर बात हो रही है और खुलकर अपना मौक़िफ़ वो बयान कर रहे हैं और सवालात हमारे हैं, जवाबात उनके हैं। जुल्करनैन, हाफिज़ साहब आपसे कोई एक सवाल करना चाहते हैं। जी हाफिज़ साहब, जैसे आपने कहा था कि पीटीआई के जो रहनुमा थे जो 9 मई के बाद गिरफ़्तार हुए, वो सियासी वर्कर नहीं थे, उनका सियासी बैकग्राउंड नहीं था, इसी वजह से वो कोई कसूरवार भी थे, तभी पीटीआई से अलग होते गए। जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 9 मई की मजम्मत करके क्लीन चिट सबको बांटी जा रही थी, कल को अगर पीटीआई के चेयरमैन, जिनको आप शुरू से कहते हैं कि वो सियासतदान नहीं है, उनका सियासत से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उनकी तरबियत भी सियासी नहीं है, अगर वो भी 9 मई की मजम्मत करके ख़ुद को पीटीआई से अलग कर लें, तो क्या उनको भी इसी तरह क्लीन चिट मिल जाएगी? देखिए, मेरी बात सुनिए, अभी भी काफ़ी बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने जब ये सानिहा 9 मई के वाक़यात हुए, उनको उसी वक्त उनकी मजम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा। लेकिन उसी वक्त जब अदालत के पास वो गए, कौन सी गाड़ी थी वो? बहुत बड़ी कीमती गाड़ी होती है, BMW, मर्सिडीज़ BMW गाड़ी में, और मर्सिडीज़ गाड़ी में, और उस रास्ते से जहाँ से चीफ जस्टिस साहब जाते हैं, जो VIP रास्ता है, एक मुलज़िम को, और जो सज़ा याफ्ता है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के नतीजे में वो गिरफ़्तार है, लेकिन उस मुलज़िम को आपने VVIP प्रोटोकॉल के साथ VVIP रास्ते से पेश करके उनको वेलकम कहा गया, और बहुत खुशी हुई जब आपको देखकर, और फिर उनको कंपनी दी, फिर उनको एक आला सतह के बंगले में उनको रखा गया, उनके बहुत बुदबाश का ख्याल रखा गया। क्या कभी इस किस्म की मुलज़िम के साथ हुआ है इस तरह का?
BLA के किसी मुलजम के साथ, BLF के या लेकिन हाफिज साहब वो तो हुक्म गैर कानूनी था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया मुत्तफिक का। मेरी बात वो गैर कानूनी अरेस्ट था। मैं अर्ज करूं जी, मैं अर्ज करूं, आप मुझे इजाजत दें। जी जी हुक्म। तो जब उस वक्त भी वो मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं था, अब काफ़ी देर हो चुकी है, वो कहते थे कि यार जामल है, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। जब वो पेशी के लिए जा रहे थे, अदालत में पेश होने के लिए जा रहे थे, तो गाड़ी में बैठ के उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। लोगों को उकसाने की कोशिश की गई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर कैपिटल हिल पर अमेरिका में हमला करते हैं तो वहाँ सबको सज़ा दी जाती है, और जो मास्टर माइंड है, जो इस एहतजाज में शरीक भी नहीं है, उनको भी 18 साल की सज़ा दी जाती है। तो लिहाजा यहाँ क्यों नहीं, यहाँ तो बलूचिस्तान वाले आपकी बात मौलाना, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पाठा वाले, मैं एक जुमला मुझे अर्ज करनी है। जी। पाठा और वज़ीरिस्तान वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले, बलूचिस्तान वाले, पश्तून या बलोच, वो ये सवालात उठाते हैं कि अगर यही कुछ बलोच करता या पश्तून या पाठा में TTP की सूरत में या किसी और सूरत में या PTM की सूरत में कोई करता या कोई मजहबी जमात ये सब कुछ करता, आज पूरी मीडिया की ज़बान क्या होती, सियासतदानों की ज़बान क्या होती, ठीक, उसका क्या हशर नशर होता। ठीक, लिहाजा ये लाहौर की है, इसलिए उनके साथ रियायत की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पंजाब है, पाकिस्तान में शामिल नहीं है, और कानून भी एक नहीं है, कानून दो है और पाकिस्तान भी एक नहीं है, कानून भी एक नहीं है और पाकिस्तान भी एक नहीं है। ये सवालात उठ रहे हैं। आपने बड़ी तफसील से ये बात कही, लेकिन 2-3 चीज़ें क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जब पेश किया गया था, तो हमारे सामने मजम्मत की थी। जज साहब ने जब ये कहा, उन्हें बताया, चेयरमैन PTI ने ये कहा था कि मैं तो गिरफ्तार था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन फिर जज साहब ने कहा कि अब हमने आपको बता दिया है। तो इस पर उन्होंने इसकी मजम्मत की, उन्होंने कहा कि ये गलत है जो कुछ भी हुआ, मैं इसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता। एक तो बात ये, दूसरा उनकी एक वीडियो है चेयरमैन की, जब वो चले लाहौर से कि अगर मुझे गिरफ़्तार करना है तो मुझे वारंट जो है अरेस्ट के वो मुझे ले आएँ और मुझे आप गिरफ़्तार कर लें, कोई मैं ख़ुद अपनी गिरफ़्तारी दूंगा। अब तीसरा मेरा एक सवाल है आपसे कि अहाता अदालत से उनको जो उठाया गया, वफाकी हुकूमत जो PDM की हुकूमत है उन्होंने उठाया, नैब के ज़रिए उन्होंने उठवाया, तो इस सारे प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दे दिया और ये कहा है कि ये अहाता अदालत से उनको जो उठाया गया था इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और हम इसको हंटिंग ग्राउंड्स नहीं इसको बनाने देंगे। तो वो तो सारा जो प्रोसेस उस दिन हुआ 9 मई को, जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसको गैर कानूनी करार दे चुकी है। हाफिज साहब देखिए समी इब्राहिम साहब, बात ये सवाल ये है कि ये सहूलत सिर्फ चेयरमैन साहब के लिए क्यों है। 8 मिनट में 17 मुकदमात में ज़मानत दी जाती है और यहाँ तक कहा जाता है, लेकिन 8 मिनट में 50 मुकदमात बना भी तो दिए जाते हैं। हाफिज साहब मेरी बात सुनिए, उनको ज़मानत दी जाती है, अदालत के डर से चोर चुप जाता था, मुलजिम चुप जाता था, अदालत से भाग के कहीं छुपने की कोशिश करते थे और कर रहे थे और करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा माहौल बनाया गया कि मुलजिम को बाकायदा अदालत में छुपने की इजाज़त दी गई, NOC दी गई कि मुजरिम अदालत में छुप सकते हैं, आज़ाद घूम सकता है, कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता। और यहाँ तक फैसला दिया गया कि आने वाले वक्त में कभी भी जहाँ भी अगर चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ तो भी गिरफ़्तार नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा हुआ है कभी किसी मुलज़िम के साथ? क्यों ये क्यों होता रहा है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप ज़रा मेहरबानी करके देखिए और एक आम आदमी को भी देखिए।
अगर रियासत और रियासती तनसीबात के ख़िलाफ़ वो हमला आवर है, वो मास्टर प्लान है, क्या कहते हैं मास्टर माइंड, और वो जहनीत, वो तस्वुर वहाँ से दी जाती है, लोगों को उकसाया जाता है, तो फिर वो सानिहा 9 मई की सूरत में उसका ठीक है, उसको तो हम कंडम करते हैं। देखिए हाफिज साहब, जो आर्सन है, जो जलाओ किया गया, जो शोहदा की जो डेसिकेशन की गई, उसकी तो हम मजम्मत करते हैं, पूरा पाकिस्तान मजम्मत करता है, कोई उसको इंडोर्स नहीं करता। लेकिन एक बात तो ये है ना कि यहाँ पर अब इदारों की आप कह रहे हैं कि सलूक मुल्ज़िमों के साथ सजा याफ्ता जो हैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, कभी आपने ये देखा कि वो बंदा जेल में सजा भुगतने की बजाय बाहर चला जाए और वापस ही ना आए, और फिर उनका जो भाई जिसने जमानतनामा दिया था 50 रुपए के स्टाम्प पे, वो वजीर आजम भी बन जाए और कोई अदालत ना आए तो उनको बुलाए ना? तो इससे बड़ी रियायत कभी किसी मुल्ज़िम को पाकिस्तान की तारीख में मिली है? मुजरिम को, ये मुल्ज़िम नहीं, सजा याफ्ता। चेयरमैन पीटीआई तो अभी मुल्ज़िम है। देखिए मेरी बात सुनिए, नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त तो इसी चेयरमैन ने दी, इसकी कैबिनेट ने इजाज़त दी, अदालत ने भेजा था, उसकी खुद गुफ्तगू इस पर गवाह है। मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। क्या चेयरमैन पीटीआई ने खुद कैबिनेट में खुद मुख्तलिफ जलसों में नहीं कहा शीरीन मज़ारी के बारे में कि वो रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि जाने दो? सही। असद उमर की बयान भी आपके सामने सही है, बिल्कुल ये बात सही है, इजाज़त थी बाहर जाने की, दुरुस्त। तो फिर क्यों? तो सबसे पहले अदालत से पहले उन्होंने इजाज़त दी, फिर अदालत ने फैसला सुनाया। तो सबसे पहले कप्तान से, चेयरमैन पीटीआई से पूछना चाहिए कि आपने क्यों इजाज़त दी, किस कानून की बुनियाद पर इजाज़त दी, किन दस्तावेज़ात की बुनियाद पर इजाज़त दी? तो दस्तावेज़ात मुस्तनद थी, इसलिए आपने इजाज़त दी। तो लिहाजा ये सवाल समी इब्राहिम साहब जब आप मुझसे करना चाहते हैं बिल्कुल आप करें, लेकिन ये सवाल बनता है उस वक्त की वज़ीर आज़म से, उस वक्त की कैबिनेट से, उस वक्त की वजारत दाखिला से, उस वक्त की वजारत कानून से। उनसे पूछना चाहिए कि क्यों दी आपने इजाज़त, कैबिनेट ने क्यों इजाज़त दी रातों रात? ठीक है, उनसे पूछना चाहिए। आप सवाल अच्छा हाफिज साहब, पूछना आपसे ये था कि जब चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया था तो उनको नैब में या मेलोडी में जो ऑफिस है यहाँ रखा गया था कुछ देर के लिए। ये वही जगह है जहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब जो साबिक सदर पाकिस्तान हैं उनको रखा गया था, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी यहाँ पर है, और कई जो सीनियर सियासी रहनुमा हैं वो भी नैब की हवालात में यहीं रहते थे। उसके बाद उनको जब अदालतें जेल भेजती थी फिर वो जेल जाते थे। तो क्या वजह थी कि चंद ही घंटों के बाद चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात के नाम पे जो आला तरीन जो पुलिस का बंगला है वहाँ पर मुंतकिल किया गया? तो क्या आप जो पीडीएम जमाते हैं जिनके सरबराहान ने, जिनके लीडरान ने यहाँ पर हवालात में वक्त गुजारा है, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब से कोई बाज़पुर्स की थी कि इतना वीआईपी प्रोटोकॉल आप लोग क्यों दे रहे हैं? अदालत में तो मामला अगले दिन गया था। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, बुनियादी तौर पर ये जो चेयरमैन कप्तान है ये बार बार ये कहता रहा और इल्ज़ाम लगाता रहा कि मुझे एक जर्नल का नाम वो लेते थे कि वो मुझे कत्ल कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह का नाम ले रहे थे, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का नाम ले रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे। लिहाजा ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि हम उनको सिक्योरिटी दें, हम उनकी सिक्योरिटी के लिए हर वो कदम उठाएँ ताकि उनको कोई ज़द ना पहुँचे, क्योंकि इल्ज़ाम वो डायरेक्ट रियासती इदारों के अहलकारों पर ज़िम्मेदार लोगों पे भी लगा रहे हैं, और हुकूमत के ज़िम्मेदार आला वज़ीर आज़म की सूरत में, वज़ीर दाखिला की सूरत में उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब आप बताइए हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी यही बनती है कि हम उनको सिक्योर, ठीक है, आप फेयर एनफ के आपने उन्हें बेसिकली वहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से रखा, फेयर एनफ, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई बात। अच्छा, एक और अब सवाल है आपसे, एक तरमीम मुजव्वज़ा सामने आई है, पार्लियामेंट पास करेगी कि अब किसी भी सियासी जमात पर जो पाबंदी है वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय, वफाकी हुकूमत की बजाय उसका इख्तियार पार्लियामेंट को। अगर आप गौर से उस तरमीम को पढ़ें तो उसमें यह भी है कि जो फैसला होगा पार्लियामान का इस हवाले से वही सुप्रीम कंसिडर किया जाएगा। तो ये एज ए पॉलिटिकल लीडर एक जमात को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आउट करने की बात हो रही है,
तो ये संजीदा एक तजवीज़ है, इस पर अमल दरामद आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए समी इब्राहिम साहब, बात यह है कि जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि उसको सियासी ग्राउंड से आउट किया जा रहा है, मैंने पहले भी आपको वो आउट हो चुका है, और वो आउट हो चुका है सानिया 9 मई के बाद इस पार्टी के चेयरमैन की अपनी मनसूबाबंदी और मनसूबा साजी और उनकी किरदार की वजह से। उसने अपने पार्टी की पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारा, किसी और ने नहीं। अब वो भुगत रही है, वो पार्टी और चेयरमैन भी भुगत रहा है। और अच्छा, ये फिर बताइए, पार्लियामेंट पाबंदी लगाएगी तहरीक इंसाफ पे? पार्लियामेंट पाबंदी लगाएगी? अभी आ रहा हूँ, अभी अर्ज कर रहा हूँ, इसी पर आ रहा हूँ। जब पार्लियामेंट में कानून साजी आएगी, आपके इल्म में है, मेरे इल्म में अभी तक नहीं है कि वो किस किस्म की कानून है, उस कानून की शक्ल क्या है, नौइयत क्या है। लेकिन एक बात मैं उसूली तौर पर करूँगा कि जिस भी शख्स को आप एंटी स्टेट करार देते हैं या किसी भी पार्टी को आप उस पार्टी को एंटी स्टेट करार देते हैं, उस पार्टी को उसको कलादम करार देते हैं, उस पर बैन लगाते हैं, ये फैसला इस हक में मैं हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये फैसले पार्लियामेंट को करनी चाहिए कि कौन एंटी स्टेट है, कौन नहीं है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा 2014 और 15 में जब APS का सानिया हुआ, उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की कानून साजी हुई, तो वो उस वक्त की हुकूमत ने नहीं की। सबसे पहले उसकी इजाज़त पार्लियामेंट से ली गई, फिर आगे उसकी प्रोसेस मुकम्मल हो गई। लिहाजा इस किस्म का फैसला जब होता है तो सबसे सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है। लिहाजा पार्लियामेंट को कानून साजी करने की इजाज़त है। अगर वो मुनासिब समझता है पार्लियामेंट के ये कानून साजी हो तो वो कर सकता है कानून साजी। अलबत्ता मुझे ये मालूम नहीं है कि मौजूदा कानून में क्या है। अच्छा आप साहब, ये सलीम मांडवी वाला साहब ने इंतखाबी इस्लाहत कमेटी में जो 73 तजावीज़ हैं इंतखाबी इस्लाहत के लिए जो कल और आज डिस्कस हो रही थी, उसमें एक तजवीज़ सलीम मांडवी वाला की तरफ से ये आई हुई है तहरीरी तौर पर। तो क्या JUI इसकी हिमायत करेगी? और उसके बाद इलेक्शंस के हवाले से भी आपसे एक दो सवाल पूछना है। पहले ये बता दें कि JUI इसको सपोर्ट करेगी तरमीम को? देखिए, ये जो कमेटी बनी है, हो सकता है कि इस कमेटी में तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी होगी, हो सकता है कौमी असम्बली से भी और सीनेट से भी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब ये बिल ये कानून साजी की सूरत में सामने आएगी तो उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ भी सामने आएगा, लेकिन अभी तक मेरे सामने नहीं है। लिहाजा मैंने पढ़े बग़ैर, मुताला किए बग़ैर, मेरे नज़र से गुजरिए बग़ैर मैं राय कायम नहीं कर सकता। अब सब एक तजवीज़ ये भी सामने आ रही है बाज़ सियासी हलकों में कि हो सकता है कि कौमी असम्बली को अपने मुकर्ररा वक्त से 1 या 2 दिन पहले तहरील कर दिया जाए और फिर इंतखाबात नवंबर में होंगे। नवंबर में जैसे हमने देखा है कि बहुत से जो बालाई इलाके वहाँ पर बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती है और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अगर इलेक्शन नवंबर में ना हो सका मौसमी हालात की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ़बारी भी ज़रा पहले शुरू हो जाती है, अक्टूबर के एंड में बाज़ जगहों पर स्टार्ट हो जाती है। अगर इलेक्शन मौसम की वजह से डिले हुआ तो फिर वो मार्च अप्रैल से पहले जाके मुमकिन नहीं होगा। तो क्या ऐसी सूरत में JUI का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या वो इंतखाबात को आगे करने की हिमायत करेगी? देखिए, बात यह है कि आप बताइए, जब मौसम में तब्दीली आएगी और मौसम की वजह से, एक तो बात यह है कि असम्बली अपने मुद्दत के मुताबिक वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अपने मुद्दत पे ख़त्म करेंगे तो आपके पास 60 दिन है इलेक्शन करने के लिए। अगर 1-2 दिन पहले तो 90 दिन है। इसमें कोई वो कबाहत नहीं है 1 महीना आगे पीछे, कि ये दोनों आइन के तकाज़े हैं। और जहाँ तक नवंबर में आप कहते हैं कि बर्फ़बारी और मौसम की तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात होंगे, फिर इलेक्शन डिले हो सकता है, तो मार्च तक जाएगी। देखिए, अगर बारिश हो, सैलाब हो खुदा न ख्वास्ता, या तूफ़ान हो, या बर्फ़बारी हो, रास्ते बंद हो, अल्लाह न करे, जैसे कि गुज़िश्ता साल हुआ, इस किस्म के लोग मुतासर हो गए, करोड़ों लोग। फिर आप मुझे बताइए कि उस वक्त इलेक्शन ज़रूरी है या लोगों को रिलीफ देना ज़रूरी है? तो ये उस वक्त का फ़ैसला होगा। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी सूरत आई, अगर ज़रूरत पड़ी, तो ये फ़ैसला उसी हालात के मुताबिक, उसकी रोशनी में, उसके तनाजुर में उस वक्त की हुकूमत करेगी। और अच्छा, ये बताइए, आखिरी सवाल है कि मौलाना की फजलुर रहमान साहब की मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म से।
कैसे अब ताल्लुकात हैं नून लीग के साथ? सारे मामले वो दुबई मुज़ाकरात के हवाले से जो थे वो सॉर्ट आउट हो गए, मामला ठीक है इस वक्त? देखिए, बात यह है कि ये तो आपको मालूम हो, आपके इल्म में भी होगा कि मौलाना साहब ने बरमला पेशावर में शिकवे का इजहार किया कि दुबई में बातें हो रही है, मुलाकातें हो रही है। पीपल्स पार्टी की क़ियादत जनाब अशरफ अली जरदारी साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान, उनके बच्चे भी। लिहाजा अगर पाकिस्तान की सियासत की मुस्तकबिल के हवाले से है और तो फिर इसमें PDM की तमाम जमातें शामिल होनी चाहिए। मौलाना ने कहा मैं बासत सरबरा PDM और PMLN PDM का हिस्सा, न मुझसे मुशावरत लिया गया है, न मुझे बाखबर रखा है, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है, जो कि मुनासिब नहीं है। अभी उसके बाद फिर जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को मदऊ किया मुलाकात के लिए, उसकी तफसीलात मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये सिर्फ शहबाज शरीफ और मौलाना साहब के बैठक से ये खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सकते। इसके लिए मुत्तहिदा हुक्मरान इत्तेहाद का फ़ोरम या PDM का फ़ोरम, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब भी हो, उस वक्त ये बातें हल हो सकती है, इजाला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ अहमदुल्ला साहब, आपने हमारे सवाल भी सुने, बड़ी तफसील से उनका आपने जवाब दिया और हमने मुकम्मल आपको मौका भी दिया कि आप अपने मौक़िफ़ का इज़हार करें। नाज़रीन, ये हमारी एक कोशिश है कि जिसमें हम मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करेंगे कि जो भी उनका एक ऑब्जेक्टिवली जो सूरत हाल, जो वो सोच रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, सवाल हमारे, जवाब उनके। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।